जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा। एक गांव में राजू नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेठ से किराए पर रिक्शा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्शा जगन सेठ को वापस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था। राजू को रोज जगन सेठ को किराया देना पड़ता था, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। एक दिन जब राजू शाम को रिक्शा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको किराया नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या बात है? आया तो बड़ा लेट है तू, हैं? सेठ जी, आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था। सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए। अबे तो मैं क्या करूं, हैं? तुमसे इतना कम किराया लेता हूं, उस पे भी तुम्हारा ये हाल है। और सुन लो तुम लोग, अब कल से किराया बढ़ा दिया है मैंने रिक्शे का। अब तुम लोगों को 50 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ। जगन सेठ की ये बात सुनकर सभी रिक्शा वाले परेशान हो जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, एक तो पहले ही काम नहीं है, अब किराया भी बढ़ा दिया। अबे राजू, तू चुप नहीं रह सकता था क्या? अरे यार करमू, इसमें मेरी क्या गलती है? जो हुआ मैंने सच ही तो बताया ना। अच्छा चल ठीक है, जो भी है अब देखते हैं। करमू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सामने से उनका दोस्त चमन आ गया। चमन कूड़ा बीनने का काम करता था। चमन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है जोड़ी बड़ी उदास सी, हैं? राजू और करमू ने चमन को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा, अब भाई देखो, अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। बताओ चमन, क्या आइडिया है? अरे भाई राजू देख, तू तो बड़ा कारीगर इंसान है। अब मेरे पास ना बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। अब उन्हें कोई लेता तो है नहीं, अब ऐसे मैं कचरे में फेंक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दो। करमू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्शे का फ्रेम बनाते हैं। करमू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर ले आता है और एक हफ्ते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। और वो जब उसे बाजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके इलेक्ट्रिक रिक्शा के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। अब करमू के प्लास्टिक की बोतल वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे के चर्चे शहर तक पहुंच जाते हैं। कई एनजीओ आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्शा देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। अब करमू और राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी, जिसमें चमन ने भी उनकी काफ़ी मदद की। इस तरह से एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कचरे का सही इस्तेमाल भी होने लगा। छुटमलपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उसका गुजर बसर नहीं होता था। इसीलिए उसने अपने घर में 3 गायें और एक भैंस पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था और उनके गोबर को इकट्ठा कर कर उनके उपले बनाया करता था, जिन्हें बाजार में बेचकर उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस पूरे गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। बहुत तेज भूकंप आया। क्योंकि सभी लोग समय पर बाहर आ गए थे, किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सभी के घर टूट गए। सभी लोगों के सामने अब यही समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। अरे मुखिया जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ मुखिया जी बताइए, अब हम रात को कैसे सोएंगे? और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली है। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने उनसे कहा, भाई देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सरकार से गुहार की है, वो जल्द ही हमारे रहने और खाने का इंतजाम करेंगे। और मुखिया के कहने पर सरकारी मदद जल्द ही उनके पास आ जाती है और उन्हें रहने के लिए टेंट, तंबू और खाने के लिए सामान दिया जाता है। सभी गांव वाले सरकार द्वारा दिए गए टेंट और तंबुओं में रहने लगते हैं। सरकार उन्हें जल्द ही उनके मकान बनाने का आश्वासन भी देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में भयंकर सर्दियां पड़ने लगती है। लेकिन टेंट और तंबू में रहने के कारण उन लोगों को काफी सर्दी लग रही थी। रतन का परिवार भी सर्दियों से ठिठुर रहा था।
लेकिन रतन के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसके सारे पशु बिल्कुल जीवित और सही सलामत थे। अगले दिन जब वो अपने पशुओं को खाना देने गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पास ही गोबर और मिट्टी के साथ कुछ कर रहा था। पापा पापा देखो, मैंने मिट्टी और गोबर का घर बनाया है। देखो देखो कितना अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब पढ़ने जाओ। अपने बेटे के जाने के बाद रतन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक वो मुड़कर देखता है कि उसके बेटे ने वाकई ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक अच्छा घर बनाया था। अपने बेटे द्वारा बनाए गए खिलौना घर को देखकर रतन के मन में एक आइडिया आता है और अपने घर वाली जगह से सारा मलबा इकट्ठा कर कर वहाँ पर एक मिट्टी और गोबर का घर बनाने लगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रतन किसी की नहीं सुनता और वो मकान बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में उसका मिट्टी और गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ सरकारी टेंट में नहीं, अपने मिट्टी और गोबर के बनाए घर में रहने लगता है, जो बहुत ही मजबूत और सुविधाजनक था। और बाहर ठंड होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल ही सर्दी नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे पूरे गांव वाले उसका मकान देखने आने लगते हैं और सभी उससे अपने लिए मिट्टी और गोबर का घर बनाने को कहते हैं। और रतन गांव वालों की मदद से धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिट्टी और गोबर के घर बना देता है। सरकारी अफसर जब आकर उसका घर देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उस घर को अप्रूव कर देते हैं। और अब सरकार की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के लिए मिट्टी और गोबर के घर बनाने का काम रतन को दिया जाता है, जिससे उससे काफी पैसे भी मिलते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है? श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगह थी।
वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी आधी से ज्यादा जमीन बंजर थी, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे। अजी ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाज उग जाए। तुम ठीक कह रही हो रमा, मैं कल ही वहाँ पर कोशिश करता हूँ, शायद हमारी किस्मत ही खुल जाए। अगले ही दिन से विनोद ने अपनी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज खुदाई के औजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहाँ से पत्थर आदि साफ करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब गांव के जमींदार वहां से गुजरे तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाते हुए विनोद से कहा, अरे ओ विनोद वाह, ये क्या कर रहा है तू? अबे इस धरती पे कुछ नहीं उगने वाला, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तुम्हारे बुजुर्गों को दे दी थी। काहे अपना दिमाग खराब कर रहा है? आप बात तो ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, लेकिन शायद क्या पता यहाँ पर खेती हो जाए। अरे ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी चाहे करो। विनोद को उस जगह पर मेहनत करते काफी समय हो गया। एक दिन सुबह जब वहाँ पर खुदाई करने लगा, तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है। अरे ये आवाज कैसी? विनोद आवाज वाली जगह से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहाँ से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया। उस धरती के नीचे एक काला तवा दबा हुआ था। अरे ये क्या तवा? चलो निकाल कर देखता हूँ, खाना पकाने के ही काम आएगा। विनोद ने वहां से उस तवे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात बताई। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में रखने लगा, तभी तवे से आवाज आई, विनोद, अरे ये तवा तो बोलता है। हाँ विनोद, मैं एक जादुई तवा हूँ। अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखों रोटियां बन जाएंगी। ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जलाकर उसके ऊपर रख दिया और थोड़ा सा आटा लाकर उसके ऊपर रखा। देखते ही देखते वहां रोटियों का ढेर लग गया। ये देखकर विनोद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अब उन्होंने सब्जियां काटकर उस पे रखी तो वहां पर पकी हुई सब्जियों का ढेर लग गया। विनोद और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां खाई और बाकी रोटियां पूरे गांव वालों को खिला दी। अब उनके दिन बदल चुके थे। विनोद ने गांव के बाहर सड़क पर एक ढाबा खोल दिया और उस जादुई तवे की बदौलत सबको पेट भरकर खाना खिलाने लगा। और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था, जो जिसके मन में आए वो ले लेता था, क्योंकि जादुई तवे की यही शर्त थी कि वो बिना स्वार्थ के उसका इस्तेमाल करेगा। विनोद, अगर तुम मेरा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा तरक्की और समृद्धि दूंगा, समझे? हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा,
आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं, अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, हीरे जैसी मिर्चियाँ। रामू सारी मिर्चियाँ तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियाँ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियाँ बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियाँ खरीदने आने लगे और अब हीरे जैसी मिर्चियाँ रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहाँ पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं।